नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सब ने अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लिया होगा। एंड थैंक यू फॉर इनरोलिंग आवर गूगल ड्राइव पेन ड्राइव बैच फॉर फाउंडेशन अकाउंटिंग। आज से हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये आपकी पहली क्लास है। सबसे पहला जो आप सबको डाउट आएगा कि सर हमें पढ़ना कैसे है। बेटा, आपको इसके साथ एक बुक भी मिली होगी, बुक का कंटेंट मिला होगा। वो बुक मैं आपको अभी दिखाऊंगा। प्लस सीए इंस्टीट्यूट ने आपको 2 मॉड्यूल दिए होंगे। ये आपकी सामने मैंने सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोली है। जब आप यहां जाते हैं तो आप इसको क्लिक करिए। आपने जैसे इसे क्लिक किया, आपने फाउंडेशन कोर्स में क्लिक किया, आपने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट में किया, May 21 वाले को क्लिक करिए। ये आपको आपका पूरा सिलेबस दिखाता है। याद करिए, मैंने आपको एक सेक्शन 1 बताया था जिसकी वेटेज 5 नंबर तक की है। उसमें यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारी चीजें हैं। हम आज की जो क्लास है वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे। अब कई बार बच्चा कहता है सर आपने यूनिट 1 नहीं कराया, आपने यूनिट 2 नहीं कराया, यूनिट 3 नहीं कराया। बेटा, ये सारी चीजें सिर्फ बैकग्राउंड के लिए दी गई हैं, इसमें एग्जाम में इसकी वेटेज नहीं है। तो सर क्या हम ये नहीं करेंगे? क्या आप इसे छुड़वा देंगे? नहीं बेटा जी, हम इसको छुड़वाएंगे नहीं। इसके लिए आपको एक अलग से मैं वीडियो बना के दूंगा। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 7, ये 4 यूनिट्स हैं जिसकी एग्जाम में वेटेज ऑलमोस्ट निल है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आए, मॉड्यूल में दिया है, इसको पूरा हम रिवाइज एक अलग से वीडियो में बना के मैं आपको दूंगा। इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, बार बार बता रहा हूं। तो हम सेक्शन 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम IFRS दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे। फिर हम आएंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज में, और फिर हम आएंगे कंटेंजेंट एसेट और कंटेंजेंट लायबिलिटी। सर कैपिटल और रेवेन्यू आप नहीं कराओगे? बेटा बिल्कुल करेंगे, इसका वीडियो आपको बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन ये आपको मिलेगा सबसे लास्ट में जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे, क्योंकि उसके साथ ये टॉपिक समझ में जल्दी आता है। तो कई बार सीए इंस्टीट्यूट ने एक स्ट्रक्चर दिया और वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चर सही है। तो हम अपने फ्लो के हिसाब से स्ट्रक्चर को मानेंगे और सारे चैप्टर आपके कवर होंगे, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। चैप्टर आपके सारे कवर होंगे। परफेक्ट है? तो करें श्री गणेश। तो आज हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। तो जल्दी से आपने जो रजिस्टर लिया, क्योंकि जब मेरी क्लास में आप बैठेंगे तो साथ में आपको रजिस्टर लेके बैठने हैं। इमीडिएटली यहां पर लिखिए कि यहां सर ने कहा था। अब अपने को जरूरी है सर के साथ साथ हमें चलना है, बिकॉज अकाउंट उसके बिना नहीं होता। यहां लिखिए यूनिट नंबर 8। मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा। यहां लिखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिससे कि आप साथ साथ मेरे लिखें। ये क्लास कोई फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, आप ही का फायदा है, क्योंकि साथ साथ करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा। और क्लास में ही मैं सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अगर हम एग्जाम्स की बात करें, एग्जाम में अभी तक इसका सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आया है एक बार। इसमें यह पूछा गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है। तो अब आपका क्वेरी आएगा सर तो क्या छोड़ दें? नहीं बेटा, हम पूरा करेंगे, कहानी की फॉर्म में करेंगे, समझ के करेंगे। धीरे धीरे से अकाउंट्स मेरी जिंदगी में आना। आप सब तो अभी मेरे नमकीन नमकीन कुरकुरे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो हम जल्दी में कुछ नहीं करेंगे। जब हम कोई जल्दी में नहीं करते तो हम प्यार से चीजों को समझते हैं। ये देखिए, चलिए तो अब हम पहले ये चीज आराम से समझेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, क्या मीनिंग है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की यूनिट 8 की सेक्शन नंबर 1 की। अब सबसे पहले मुझे बताइए, आपके सामने आपको क्या दिख रहा है? सर ये तो रूल्स हैं, हमें याद है जब हम स्कूल जाते थे, हम कहीं कोचिंग पढ़ने जाते थे, वहां लिखा होता था भैया लड़ाई मत करना, लड़ाई माफ है, धक्का मत देना, किक मत मारना। कई बार जब आप जॉब में जाओगे तो लिखा होता है भैया हाथ धो के आइए। जैसे स्पेशली हल्दीराम में चले जाओ, डोमिनोज में चले जाओ,
अब आप एक चीज मुझे बड़े ध्यान से बताइए, रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? सोचो, मैं भी सोच रहा हूं क्यों बनाए जाते हैं ये नियम। सोचो, दिमाग लगाओ, मम्मी से पूछो, साथ में मम्मी भी शायद बैठी होंगी, या पापा बैठे होंगे, या भाई बैठा होगा, या बहन बैठी होगी, सिस्टर बैठी होगी, कि नियम घर में क्यों बनते हैं। घर में जनरली नियम बनते हैं कि डिनर के टाइम पे मोबाइल लेके नहीं बैठना। तो क्या ये नियम सबके लिए अलग अलग होते हैं? नहीं, सबके लिए सेम होते हैं। डिसिप्लिन रहता है इससे। अगर किसी ने नियम फॉलो नहीं करा तो हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, तो इसलिए कंपैरिजन आसान होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है भरोसा बढ़ना। नियम जनरली लिख के दिए जाते हैं, लिखने का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। तो मुझे बताइए, क्या रूल्स सबके लिए सेम या सबके लिए अलग? रूल्स का क्या फायदा हुआ? रूल्स ओरल या राइटिंग क्या होता है? आप सबने एग्री कर लिया कि सर रूल सबके लिए सेम होते हैं, तो कंपैरिजन आसान होता है। रूल्स का सबसे बड़ा फायदा सर डिसिप्लिन होता है, किसी कल्प्रिट को पनिश करना आसान होता है। कोई रेड लाइट क्रॉस कर जाए तो हम उसे पनिश कर सकते हैं। मैं मानता हूं एक्सेप्शन होती है एम्बुलेंस के लिए, और रूल्स हमेशा लिख के दिए जाते हैं जिससे कि बाद में कोई झगड़ा ना करे। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब आप मुझे बताइए, आप क्या कर रहे हो? आप सीए कर रहे हो, तो मुझे बताओ सीए करने के बाद आपको मैंने एक बैलेंस शीट दी, रिलायंस की बैलेंस शीट दी, विप्रो की बैलेंस शीट दी। आप किस बैलेंस शीट पे भरोसा करोगे? आप किस बैलेंस शीट पे लोन दे दोगे? जिसपे सीए के साइन है, जिसपे सीए के साइन नहीं है? सिंपल, आप उस वाली बैलेंस शीट पे लोन दोगे जिसपे सीए के साइन होंगे, जो नियम के हिसाब से बनी है, क्योंकि उसमें आपका ट्रस्ट बनता है, आपका भरोसा बनता है। केमिस्ट भी कहता है भैया डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ले आओ, क्योंकि उसको पता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नियम के अनुसार होगी। इसीलिए सिंपल भाषा में जो नियम हमारी सीए इंस्टीट्यूट ने बनाई उसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो किताबों की अकाउंटिंग, किताबों की एंट्री बनाने में नियम काम आते हैं, उसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबके लिए सेम होते हैं, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे रिलायंस की कंपनी हो या पंकज गोयल की कंपनी हो, सबके लिए सेम रहेंगे। तो यूनिफॉर्म हो गया, राइटिंग में है नियम, कंपैरिजन आसान हो गया, इससे ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट को बोलते हैं रिलायबिलिटी, भरोसा बढ़ता है। अब आपका डाउट आएगा सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी? अब मेरा आपसे यहां पहला क्वेश्चन, मुझे बताओ इंडिया की इंडिपेंडेंस कब हुई थी? ध्यान रखना मेरी क्लास इंटरेक्टिव होती तो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में भी इंटरेक्टिव रहेगी। सोचो सर, इंडिपेंडेंस हुआ था 15 जुलाई 1947। नहीं सर, 15 अगस्त 1947 पे हुआ था। तो मुझे बताओ क्या इससे पहले कंपनियां नहीं बनी थी? बिल्कुल थी। टाटा की कंपनी तो बहुत पुरानी है। तो वो कौन से नियम मानती थी? ब्रिटिशर्स के नियम मानती थी। अब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए हैं तो शायद अब कंपनियां या तो वो नियम नहीं मानेगी, या ब्रिटिशर्स के नियम इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, और उन्होंने कहा जब मेरा भारत देश आजाद हो गया है तो मैं ब्रिटिशर्स के नियम क्यों मानूं, तो मैं उनके नियम हटाऊंगा। हटाने हैं मुझे ब्रिटिशर्स के नियम। अब अगर उनके नियम हटाने हैं तो अपने नियम जरूरी है, क्योंकि नियम नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे तो डिसिप्लिन नहीं होगा। लोग टैक्स की चोरी करेंगे, लोग इनकम कम दिखाएंगे, इनकम कम दिखाएंगे तो टैक्स कम देंगे, टैक्स कम देंगे तो कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी, सड़कें कैसे बनेंगी, लाइटें कैसे लगेंगी। तो उस समय हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्योंकि जो रूल्स ब्रिटिशर्स के थे हमें उनके रूल्स फॉलो नहीं करने, तो हमें अपने नियम बनाने हैं, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अपने नियम बनाने आवश्यक है। तो याद करो इंडिया की रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 26 जनवरी 1950। उससे पहले सीए इंस्टीट्यूट का गठन हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसी क्या जल्दी करी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले सीए इंस्टीट्यूट को बनाया गया। तो जैसे उन्होंने कहा अकाउंटिंग की बैड प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिस का मतलब टैक्स की चोरी करना, सेल्स कम दिखाना, खर्चे ज्यादा दिखाना, प्रॉफिट की चोरी करना। तो जैसे भगवान राम का जन्म हुआ रावण को मारने के लिए, बैड प्रैक्टिस को मारने के लिए, इन्होंने कहा मुझे भी ऐसी बैड प्रैक्टिस को मारने के लिए किसी का जन्म करना आवश्यक होगा। तो जैसे राम जी का मैरिज हुई, रावण का
मरण या दहन हुआ, बैड प्रैक्टिस खत्म हुई। ऐसे ही सीए इंस्टीट्यूट की मैरिज हुई, मैरिज का मतलब गठन हुआ। भारत के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट बनती है तो वो मंत्रालय के अंदर बनती है, मंत्रालय को बोलते हैं मिनिस्ट्री। ये बनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सीए इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पार्ट है। कब बनी? 1 जुलाई 1949। अब आप बोलोगे सर आपने सीए इंस्टीट्यूट को कन्या को रूल क्यों दिया? बेटा क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट को परमिशन लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, तो आपको याद रहेगा। अब बताइए शादी के बाद क्या होता है? सोचो। मुझे पता है आप सब सही सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं कि सारे कि सर यस सर मैरिज के बाद बच्चा होता है। वेरी गुड। नॉटी नॉटी नॉटी, बच्चा होता है। अब बच्चा हुआ, इस बच्चे का नाम रखा गया 21 अप्रैल 1977 को नाम रखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दिमाग लगाओ, कहां नेहरू जी ने सोचा था 47 में और 77, 30 साल के बाद नियम बनाने की बॉडी बनी। ये भैया भारत देश है, इसमें किसी नए नियम को लाने के लिए आपको पता है इतनी जीएसटी आया, जो नए नियम आ रहे हैं उसको लाने में बहुत सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, इसीलिए टाइम लगता है। तो 21 अप्रैल 1977 को बच्चे का जन्म हुआ। ये डेट्स हमें याद रखनी है, अभी पूछूंगा मैं आपसे। तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। अभी तक टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके थे, उसमें से 3 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हट चुके हैं, बच गए 29 में से 8 वाला हट चुका है, बच गए 28। उसमें से भी AS 6 हट गया है, बच गए 27। तो सिर्फ जो यूज करने वाले हैं ठीक है, वो कितने हैं? 27 है। 32 में से सिर्फ 27 ही आजकल यूज होते हैं। AS 8 रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट को हटा के AS 26 आया। अब आपका क्वेरी आएगा सर AS 8 को क्यों हटाया गया? बेटा मुझे बताओ, आप क्या आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज करते हो? नहीं सर, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल घर के अंदर कूलर्स बहुत कम हो गए क्योंकि एसी लग गए हैं। तो ऐसे AS 8 बहुत पुराना था, नई चीजों के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए AS 8 को हटा के रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट को हटा के AS 26 इंटेंजिबल एसेट आया। ट्रिक देखो, 8 2 + 6 8 सेम बन गया, बिल्कुल सेम। तो याद करना आसान होगा। कब हटा ये? अप्रैल फूल वाले दिन। अप्रैल फूल वाला कौन सा था? 1 अप्रैल 2003 था। 1 अप्रैल 2003 को ये हटाया गया और 1 अप्रैल 2016 को AS 6 को मर्ज कर दिया गया AS 10 के साथ। ये रीजन मैं आपको बताऊंगा जब मैं IFRS या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आऊंगा। तो धीरे धीरे कुछ चीजें आएंगी बेटा आपके पास। तो अब आपको रियलाइज हो गया, हम थ्योरी भी रटवाते नहीं है, थ्योरी याद करवाते हैं। आप देखना थ्योरी जब हम लिखेंगे आपको सारी थ्योरी याद हो गई होगी। ये कौन है बताओ जरा? सर जानता हूं सर मैं इनको, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, अजीज प्रेम जी विप्रो के हैं। सर आपने इनका एग्जांपल किया। बेटा एक दिन क्या हुआ, ये बच्चा, उस बच्चे का नाम क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये रोता हुआ मम्मी के पास गया। मम्मी कौन थी? मम्मी थी ICI। मम्मी आपने मुझे पैदा क्यों किया? मम्मी ने कहा बेटा तुझे पैदा इसलिए किया कि तू नियम बनाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, कंपनी उसे फॉलो करें। मम्मी लेकिन कंपनियां फॉलो नहीं करती है, मोटा आदमी मुकेश अंबानी मेरी बात नहीं मानता। मम्मी ने कहा तेरी बात क्यों नहीं मानता? क्यों नहीं मानता ये तेरी बात? उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा ये बात इसलिए नहीं मानता, उसने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट 1956 में कहीं नहीं लिखा कंपनीज को मानना है, मैं तो लॉ की बात मानूंगा। तो बताइए लॉ और AS में से किसकी बात मानी गई? लॉ की बात मानी गई। तो लॉ ओवरराइड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मम्मी ने ये बात कही पापा को, पापा ने कहा बात तो सही है, बच्चे की बात में दम है, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। पापा ने कहा चलो मैं एक और शादी करता हूं और मैं शादी करके एक और नई कमिटी बनाता हूं। तो पापा ने एक और शादी करी। उस मम्मी का नाम रखा गया, मैंने इतना मोटा सा एग्जांपल इसके लिए, उस मम्मी का नाम रखा गया नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको आज कंपनीज एक्ट 2013 के बाद बोलते नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो अब
कंपनीज एक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज को मानना है, ये अनिवार्य हो गया, ये आ गया है। तो आप बताइए, अब लॉ की बात भी मानी जा रही है और एएस की बात भी मानी जा रही है। तो ये छोटा सा हमारा चैप्टर था, बताइए क्या मुश्किल है। अब मुझे बताओ, अच्छा नियम जब मानने होते तो नियम की कुछ कमियां भी होती हैं। मैंने आपको कहा, स्कूल का एग्जाम्पल याद करो, स्कूल में आपको ड्रेस पहनने की मर्जी नहीं थी, वही ड्रेस पहननी थी, आप बोर हो जाते थे, यार क्या यार आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज भी वही ड्रेस पहननी, मम्मी नहीं मेरे को तो ऑरेंज शर्ट पहननी, मम्मी मुझे येलो शर्ट पहननी है, नहीं पहन सकते थे, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो नियम में सबसे ज्यादा दिक्कत है, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप खाने की टेबल बैठे हो और आपको मोबाइल में मैच देखना है, आप अलाउड नहीं हो क्योंकि नियम ऐसा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, मैकेनिकल काम हो जाता है कि आपको वो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको बोला गया है, जिसको हिंदी में कहते हैं जकड़न, अंग्रेजी में कहते हैं रिजिडिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक छोटी सी कमी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। सो आई होप ये चैप्टर सिंपल सा चैप्टर था, आसान, समझ में आया होगा। अब अगर आप कहें तो एक बार हम इसको सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से भी देख लें। हाँ सर बिल्कुल देख लेते हैं। ये आईसीआई का मॉड्यूल है। मैं ये इसलिए दिखाता हूं कि आपको विश्वास हो जाए कि जो मैंने पढ़ाया उसमें से कोई भी चीज हमने मिस नहीं करी। यूनिट 8 है, सेक्शन 1 का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाए जाते हैं, इसका प्रोसेस है, ये हमें नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैंने डिस्कशन डिटेल में नहीं किया इसको। एएस का मैंने इंट्रोडक्शन कराया। एएस आर सिंपल भाषा में रूल्स गिवन बाय द आईसीआई फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिए, यूनिफॉर्मिटी, कंपैरिजन, रिलायबिलिटी, बेनिफिट्स और लिमिटेशन करवा दी मैंने आपको। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि प्रोसेस के लिए कमेटी बनती है, उस कमेटी में सबसे मशवरा लिया जाता है, मशवरा लेने के बाद पब्लिक के पास जाता है और पब्लिक से कमेंट्स आने के बाद ये फाइनल होता है। बट अपने को डिटेल प्रोसेस नहीं करना है, टेंशन मत लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट दे रखी है, सर क्या हमें याद करने हैं? बेटा मेरी एडवाइस है आप धीरे धीरे नाम सारे याद कर लेना, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट के हिसाब से क्लियर है कि आपको ये नाम याद नहीं करने, क्लियर लिखा हो ये। क्वेश्चंस, यस बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस की चर्चा बिल्कुल करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मेरी बुक में जो आपको बुक दी गई है उसमें सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आप कहें तो हम पॉइंट्स लिख लें सारे एक बार। हाँ सर हम सारे एक बार पॉइंट्स लिख लें समरी में, जब तक लिखेंगे नहीं समझ में कैसे आएगा सर? बिल्कुल ठीक है। पहला पॉइंट मुझे बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं एएस लिखूंगा। एएस आर रिटर्न रूल्स issued by Accounting Standard Board of ICI for recognition, measurement, presentation and disclosure. Point number 2, एएस हैं कितने? 32। 32 में से 5 हट गए, कितने बचे? 27। क्वेश्चन कैसे आता है? इशूड एएस कितने हैं जी? 32। इनफोर्स कितने हैं जी? 27। थर्ड, एएस 8 रिसर्च। ये सारी चीजें बुक में भी दी है, फिर भी मैं आपको लिखवा भी रहा हूं। एंड डेवलपमेंट कॉस्ट
क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं मजा नहीं आएगा। तो घर में भी इसको साथ साथ लिखना, ये मेरी एडवाइस है अगर अच्छी तरह पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। तभी क्लास की फील आएगी। ऑन 1 अप्रैल 2003। 4th, AS6 merged with AS10 on 1 अप्रैल 2016। AS6 किस चीज का था जी? डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग का। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों मर्ज करा गया। इसका पहले नाम था फिक्स्ड एसेट, अब इसका नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो एएस नियम हो गए, किसने बनाए? आईसीआई ने बनाए। आईसीआई में किसने बनाए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए। स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको मैंने यूज किया एएसबी। कब बना जी? 21 अप्रैल 1977। अब हम याद करते हैं जी क्यों बनाया गया जी। 6th, एडवांटेजेस। इसको याद करने की बड़ी आसान ट्रिक है। कंपैरिजन, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। ये सारा डिटेल में बुक में भी दिया हुआ है, मैंने सब डिटेल में बुक में भी दिया हुआ है। कंपैरिजन, रिलायबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी। याद हो गया यहां तक? इसका आगे भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। AS helps to compare financial statements AS ensures books of accounts are correct. AS are written rules and nothing is hidden. AS are same for everyone. और ब्रीफ में मैंने यहां लिखवाया है जिससे कि नोट्स एग्जाम से पहले जब जाएं तो रिवाइज करने में काम आएगा। अदरवाइज ये सारी चीजें डिटेल में भी आपको बुक में लिखी हुई मिलेंगी, तो इस बहाने आप बुक भी पढ़ेंगे। 7th, लिमिटेशन। मेन लिमिटेशन है AS आर मैकेनिकल, implies less flexibility and more rigidity. 8th, law overrides AS। ये जो मुकेश अंबानी वाला एग्जाम्पल याद आया होगा आपको,
9th, to ensure company follows accounting standard NACAS, National Advisory on Accounting Standard was created. Now known as NAFRA. National Financial Reporting Authority. कुछ टर्म बता रहा हूं, जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है तो बाहर यूके में कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये इशू करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे इंडिया में 32 है, वहां पर 41 थे, तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने ऐड कर दिया है। तो आई होप ब्रीफ ये थ्योरी वाला पार्ट भी आपको याद आ गया होगा। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको कब या काम आएगा। सो आई होप इतना कंफर्टेबल है। तो अब देखिए मैं आपको इसका एक बार टॉपिक भी पूरा रिवाइज करवा देता हूं, बुक में हमने क्या क्या दिया हुआ है। तो जो बुक आपको मिली है, बुक में इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, ये आपको बुक मिली हुई है जी। इस पे देखिए हम आते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 पे जब हम आएंगे तो आप चेक करिए क्या इस चैप्टर में मैंने आपको सारी चीजें कवर कर दी हैं, कुछ रहा तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, हाँ सर आपने कहा था इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 20 में, हु इश्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आया था एक बार। यूनिट 8 का हमने ये किया है अभी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ब्रिंग द दिस। ये आ गया जी हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मैंने आपको मेन ऑब्जेक्टिव जो यहां लिख दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है और सिर्फ मेन आइटम के लिए बनाए जाते हैं, तो उससे हम कहते हैं मटेरियल आइटम्स। छोटी छोटी चीजों के नियम नहीं बनते। लॉ ओवरराइड मैंने यहां लिख दिया है। कितने इन फोर्स है मैंने यहां लिखा हुआ, देखिए AS 8 और AS 10 का पॉइंट मैंने यहां आपको मेंशन करके दिया हुआ है। जितना हमने चर्चा करी नेहरू जी का, राम जी का, बच्चे का, सारे पॉइंट कवर हो गए। फिर देखिए हमने आपकी ये सारी चीजें यहां मेंशन करी हुई हैं। कंपैरिजन वाला पॉसिबल है। इट इंश्योर्स कि सारे लोग एक ही ट्रीटमेंट फॉलो करें, इसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। जो मैंने आपको रिलायबिलिटी वाला बोला, इसमें मेक श्योर है कि जो जो डिस्क्लोजर करने होते हैं वो डिस्क्लोजर्स रूल डिफाइन कर देता है। जब हम लोग डेप्रिसिएशन में आएंगे, इन्वेंट्री में आएंगे, तो आपको पता लगेगा। तो सबसे मेन बेनिफिट क्या हो, कंपैरिजन। सबके लिए यूनिफॉर्म राइटिंग में है, रिलायबिलिटी है, प्लस सारे लोग क्योंकि एक ही ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। और उसकी वजह से हमें कुछ डिस्क्लोजर्स करने होते हैं। अब डिस्क्लोजर्स का फायदा, डिस्क्लोजर्स क्या होता है कि हम सारी चीजें बता देते हैं। जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है इसका पीना हानिकारक है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, इन्वेस्टर को। किसी को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लोन देना है, तो वो चेक कर लेगा कि ये सही है, ये गलत है। रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत जरूरी है जी, देखिए, क्योंकि ये अब कंपनी एक्ट में लिखा तो नियम मानना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं, आपको क्लियर है भैया ये नियम है, ये फॉलो करना है। गवर्नमेंट के लिए आसान है,
बिकॉज गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि नियम के हिसाब से बना हुआ है, तो जो टैक्स पे करा हुआ है सही टैक्स पे करा हुआ है। लिमिटेशन क्यों? अभी आप देखिएगा, हम इन्वेंट्री का चैप्टर करेंगे, उसमें मेथड्स दे रखे हैं, फीफो लीफो, डेप्रिसिएशन में दे रखा है SLM WD। अब वो ऑप्शन है, कई बार किसी कंपनी को अगर चॉइस करनी है तो मुश्किल है, किसी को कोई और मेथड लगाने नहीं लगा सकता, इसी में से करना पड़ेगा। स्कोप लिमिटेड है, क्योंकि जितना दिया हुआ है उसी में से आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैकेनिकल अप्रोच, मैंने क्या बताया? मैं मैकेनिकल अप्रोच का आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं। 3 लोग थे, 3 को बोला गया कि भैया एक सड़क बनानी है, एक को गड्ढा खोदना था, एक को पाइप डालनी थी, दूसरे को उस पर मिट्टी डालनी थी। तीनों लोग अपना काम कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, पाइप डालने वाला बंदा नहीं आया, लेकिन 2 बंदे सड़क खोदने वाले और सड़क पे मिट्टी डालने वाले काम कर रहे थे। अब मुझे बताइए, ये काम मैकेनिकल हुआ नहीं हुआ? उनको जो बोला गया उन्होंने कर लिया, लेकिन दिमाग नहीं लगाया। अरे लॉजिक लगाओ भैया, जब तक पाइप नहीं डलेगी ऊपर से मिट्टी डालने का कोई लॉजिक है? नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। फिर क्यों हो रहा है? इसे कहते हैं मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल मीन्स कुछ अकाउंटेंट दिमाग नहीं लगाते, जो रूल्स में लिखा है भैया अपने को फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब बना जी? 21 अप्रैल 1977 को बना। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS की बात मैं आपसे अलग करूंगा। सो आई होप इतनी चीज क्लियर है, कंफर्टेबल है। ट्रू फॉल्स में एक अलग से वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, कि अगर आप बीच में, मैं ऐसे बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा तो आपको देखने में दिक्कत ना हो, आपने आराम से ये किया, रिवाइज किया। अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो जल्दी से समरी बना लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? नियम, रूल्स हैं, राइटिंग में है। किसने बनाए? CA इंस्टीट्यूट ने, इंडिया की CA इंस्टीट्यूट ने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो बच्चा आया था 21 अप्रैल 1977, 32 इशू है, 32 में से 5 चले गए, 27 अभी चल रहे हैं। उसमें से AS 8 को हटा के AS 26 आया, AS 6 को हट के AS 10 आ गया। मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल था, कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा हुआ था तो लॉ की बात मानी जा रही थी, उसके लिए नाकाज बना, तो कंपनीज एक्ट में भी इंप्लीमेंट हुआ। अब कंपनीज भी फॉलो करती हैं तो सबके लिए मैंडेटरी हो गया। इसके लिए बेनिफिट किया, कंपैरिजन आसान हो गया। कंपैरिजन इसलिए आसान हो गया क्योंकि सारे लोग एक ही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। रूल्स में एडिशनल डिस्क्लोजर लिखा है, तो उससे अकाउंटेंट, ऑडिटर, सरकार का फायदा हुआ, इन्वेस्टर का बेनिफिट हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है अब रिपोर्ट सही है, गलत नहीं है, सारी चीजें राइटिंग में है, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लिमिटेशन मेनली यही है कि आपको जो लिखा हुआ है उसी में से फॉलो करना है, तो इसे कहते हैं मैकेनिकल अप्रोच, तो आपको मानना पड़ेगा। सो आई होप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।